friends, how are you? I hope you are safe and well at your home. I heartily welcome all of you at our YouTube Different Education Point channel. Today I am before you with a new topic related to literature. Today we are going to discuss about the poet John Donne and his well-known poem Go and Catch a Falling Star. You also know that this poem is also included in first grade RPSC exam of lecturer in second paper. Okay, let us start the video. John Donne, and the poem about which we will discuss today is Go and Catch a Falling Star. देखिए, इस पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने से पहले हम जॉन डन के बारे में कुछ बात कर लें। जॉन डन है, ही इज कॉल्ड द फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। जॉन डन है, इस जॉन डन को मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री है उसका फाउंडर माना जाता है। फाउंडर का मतलब क्या है? संस्थापक माना जाता है। ये जॉन डन ही था जिसने मेटाफिजिकल पोएट्री है उस मेटाफिजिकल पोएट्री को शुरू किया, और शुरू ही नहीं किया बल्कि इसे फेमस किया पूरे वर्ल्ड के अंदर। इसीलिए इसे फाउंडर माना जाता है मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री का। स्कूल से यहां मतलब क्या है? स्कूल से यहां पर मतलब है ग्रुप। जॉन डन है, इसे मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री का फाउंडर कहा जाता है। अब हम पहले इस वर्ड को थोड़ा सा समझ लें कि ये मेटाफिजिकल है क्या। चलो अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि मेटाफिजिकल है, ये मेटाफिजिकल क्या चीज है। देखिए, मेटाफिजिकल, अब हमने इसके दो टुकड़े कर दिए। मेटा का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब क्या होता है? परे या दूर। फिजिकल का यहां मतलब क्या है? फिजिकल नेचर, और आप कह सकते हो फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, ऐसे पोइट जो फिजिकल नेचर, फिजिकल वर्ल्ड, इनसे दूर की बात करते हैं, इनसे परे की बात करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें मेटाफिजिकल पोइट कहा जाता है। इसका मतलब जो मटीरियलिज्म को छोड़कर स्पिरिचुअलिज्म की बात करते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं? मेटाफिजिकल पोइट बोल देते हैं। मेटाफिजिकल पोइट है, इनका सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? लव, हेल, हेवन, लाइफ, डेथ, सैल्वेशन, ये इनका क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर होता है जिसके बारे में ये बात किया करते हैं। फिजिकल वर्ल्ड है, उससे ये दूर की बात करते हैं, और किसकी बात करते हैं? स्पिरिचुअल वर्ल्ड की ये बात करते हैं। इसके अंदर फ्यूजन किया जाता है। फ्यूजन, किसका फ्यूजन किया जाता है इसके अंदर? पैशनेट फीलिंग्स एंड लॉजिकल, पैशनेट फीलिंग एंड लॉजिकल आर्गुमेंट्स, इनका क्या होता है? इसमें फ्यूजन किया जाता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि द पोइट हु टॉक अबाउट बियॉन्ड फिजिकल नेचर और फिजिकल वर्ल्ड, beyond materialism, and they talk about spiritualism, they are called metaphysical poet. And what is that?
थीम ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्स हैं, उनकी थीम क्या होती है? लव से रिलेटेड होती है, हेल्थ से रिलेटेड होती है, हेवन से रिलेटेड होती है, लाइफ से, डेथ से, सैल्वेशन से रिलेटेड होती है। और क्या करते हैं? वो फ्यूजन करते हैं। किसका फ्यूजन करते हैं? पैशनेट जो फीलिंग है उनका फ्यूजन करते हैं, और लॉजिकल आर्गुमेंट्स हैं वो आर्गुमेंट्स देते हैं। ये काम किनका है? मेटाफिजिकल पोइट का है। पहला जो पोइट था वो पोइट जॉन ड्राइडन था, जिसने सबसे पहले मेटाफिजिकल वर्ड का यूज किया। Who was the first poet who used the word metaphysical? It was Dryden, जॉन ड्राइडन। ये जॉन ड्राइडन था, इसने सबसे पहले मेटाफिजिकल वर्ड है उस वर्ड का यूज किया। और जॉन ड्राइडन ही था, इसने कहा था डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स। इसी ने कहा था कि जो डन है, जॉन डन है, वो मेटाफिजिक्स को अफेक्ट करता है, उसको प्रभावित करता है। अब मेटाफिजिकल जो पोइट हैं, इन पोइट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखिए इसमें ये किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से बात करते हैं। एक तो क्या है कि मेटाफिजिकल पोइट हैं, ये कॉलोक्वियल लैंग्वेज का यूज करते हैं। कॉलोक्वियल लैंग्वेज क्या है? आम बोलचाल की जो भाषा है उसका यूज करते हैं। दूसरा, ये किसका यूज करते हैं? ये सीधा, या आप कह सकते हो डायरेक्ट सब्जेक्ट या जो टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर जंप कर जाते हैं। और किसका यूज करते हैं? इनकी जो इमेजरी होती है वो क्या होती है? फार फेस्ट इमेजरी होती है। फार फेस्ट इमेजरी का यूज करते हैं। इसके अलावा और क्या है? ये मेटाफिजिकल कंसीट का यूज करते हैं। ठीक है, जो कंसीट होगी इनकी, वो कौन सी कंसीट का यूज करते हैं? मेटाफिजिकल कंसीट का ये यूज करते हैं। ये क्या है? ये इनकी मेन बातें हैं। जो मेटाफिजिकल पोइट है वो मेटाफिजिकल पोइट अपनी बात पोइट्री के अंदर इंक्लूड करते हैं। कॉलोक्वियल लैंग्वेज है उसका प्रयोग करते हैं, डायरेक्ट सब्जेक्ट मैटर या टॉपिक है उसमें जंप कर जाते हैं, इमेजनरी होती है इनकी, फार फेस्ट होती है, और मेटाफिजिकल कंसीट है उस मेटाफिजिकल कंसीट का ये क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। और मोस्टली ये स्पिरिचुअल लव है, उस स्पिरिचुअल लव की बात करते हैं। ठीक है, ये स्पिरिचुअल लव है, इस स्पिरिचुअल लव की बात करते हैं, उसे इंपॉर्टेंस देते हैं। मेटाफिजिकल जो पोइट हैं उन पोइट में जॉन डन है, वो जॉन डन फाउंडर है। सो यू कैन से दैट जॉन डन इज एट द टॉप रैंक ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। इसके अलावा और कौन कौन से हैं? देखिए, एंड्रयू मावेल। एंड्रयू मावेल क्या है? मेटाफिजिकल पोइट है। इसके अलावा हम कह सकते हैं अब्राहम कॉवले। ये भी क्या है? मेटाफिजिकल पोइट है। इसके अलावा एक हो गया क्रैशू। ये भी क्या है? मेटाफिजिकल पोइट है। तो क्रैशू हो गया, अब्राहम कॉवेल हो गया, एंड्रयू मावेल हो गया और जॉन डन हो गया। ये क्या है? ये मेटाफिजिकल पोइट के अंदर गिने जाते हैं, मेटाफिजिकल पोइट के अंदर माने जाते हैं। और एंड्रयू मावेल है, एंड्रयू मावेल की एक फेमस पोइम भी है जिसका नाम क्या है? टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। ये क्या है? ये इसकी फेमस पोइम है। अब इनके बारे में हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से मेटाफिजिकल पोइट कौन सा नहीं है। ठीक है, तो उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए, जॉन डन है, अब्राहम कॉवले है, एंड्रयू मावेल है,
क्रैशू है, ये किसमें गिने जाते हैं? मेटाफिजिकल पोइट्स में माने जाते हैं। तो इसका हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता चुका हूं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब हम बात करते हैं जॉर्डन के बारे में। देखिए जॉर्डन है, ये जॉर्डन कब से स्टार्ट होता है और कहां शुरू होता है? देखिए 16th सेंचुरी है, उसके डीके से ये स्टार्ट होता है। ठीक है, 16वीं शताब्दी है, उस 16वीं शताब्दी के डीके से स्टार्ट होता है और अर्ली डिकेड्स ऑफ 17th सेंचुरी, यहां तक क्या है, यहां तक जॉर्डन है, वो जॉर्डन चलता है, रहता है। 1572 से लेकर कहां तक है? 1631 तक। यहां तक क्या है? यहां तक जॉर्डन है। 1572 से 1631 यहां तक क्या है? जॉर्डन है। और जॉर्डन एलिजाबेथन एज और प्यूरिटन एज, इन दोनों से बिलोंग करता है, इसीलिए इसे लिंक या कनेक्टर भी कहा जाता है। किसके बीच का? एलिजाबेथन एज और प्यूरिटन एज का। प्यूरिटन एज और एलिजाबेथन एज है, इसका इसे क्या बोल दिया जाता है? लिंक बोल दिया जाता है, कनेक्टर बोल दिया जाता है। प्यूरिटन PURITAN, प्यूरिटन एज और एलिजाबेथन एज है, इसका इसे लिंक बोल दिया जाता है। या आप कह सकते हो कि ये एज ऑफ ट्रांजिशन से बिलोंग करता है। ट्रांजिशन का मतलब क्या है? परिवर्तन। जो परिवर्तनशील है, जो परिवर्तन है, उसकी एज से या उसके युग से बिलोंग करता है कि जब जॉर्डन था उस जॉर्डन के समय ये एलिजाबेथन एज से स्टार्ट हुआ और प्यूरिटन एज के अंदर भी ये था। और इन दोनों के बीच में जो ट्रांजिशन पीरियड था, जो परिवर्तन का दौर था, काल था, उस काल में भी क्या था? जॉर्डन था। तो हम कह सकते हैं कि जॉर्डन था वो एक लिंक था किसके एज के बीच में? ट्रांजिशन एज के बीच में। और इन दोनों एजेस हैं, इन दोनों एजेस को ये क्या करता था? जोड़ता था, लिंक करता था, कनेक्ट करता था। तो हम कह सकते हैं कि जॉर्डन है, इसने दोनों एज देखी थी, एलिजाबेथन एज भी और प्यूरिटन एज भी, दोनों एज देखी थी। बात कर चुके हैं कि जॉर्डन है वो जॉर्डन एज ऑफ ट्रांजिशन से बिलोंग करता था। और वैसे देखा जाए तो कौन सी एज से बिलोंग करता था? 17th सेंचुरी से बिलोंग करता था। अब हम आगे देखते हैं, आगे पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पॉइंट का हमने नाम क्या रखा है? गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। ये जॉर्डन की पोएम है जिसके बारे में आज हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। आज इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए ये पोएम ली हुई कौन सी वॉल्यूम या कलेक्शन में से है? सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। ठीक है, ये कलेक्शन का नाम है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। किसकी कलेक्शन है ये? जॉन डन की कलेक्शन है, जिसमें से हमने इस पोएम को लिया है। और सॉन्ग्स और सोनेट्स ये वॉल्यूम है, इसी के अंदर कौन सी पोइम आती है? गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। इस पोइम के अंदर अगर हम थीम देखें कि किसके ऊपर पोइट यहां पर डिस्कस कर रहा है, तो यहां पर ये डिस्कस कर रहा है वुमेन्स इन कॉन्स्टेंसी के ऊपर। ठीक है, वुमन की जो इनकॉन्स्टेंसी है उसके ऊपर यहां पर ये क्या कर रहा है? डिस्कस कर रहा है। यहां पर उसके बारे में हमें बता रहा है, या आप कह सकते हो फिकलनेस। जो फिकलनेस है किसकी? वुमन की फिकलनेस है, उसके बारे में ये बात कर रहा है। फिकलनेस
या आप कह सकते हो कि ये इनकॉन्स्टेंसी और फिकलनेस के बारे में बात कर रहा है, किसके लिए? फेयर सेक्स के लिए। फेयर सेक्स किसको बोला जाता है? वुमन को बोला जाता है। देखिए यहां पर क्या है, यहां पर जो जॉन डन है वो जॉन डन पेट्रार्कन जो ट्रेडिशन है, पेट्रार्कन जो ट्रेडिशन है, पेट्रार्कन ट्रेडिशन क्या थी? वुमन वर्शिप की। ये पेट्रार्कन किससे बना है? ये पोइट पेट्रार्क से बना है। ठीक है, पोइट पेट्रार्क के समय जो ट्रेडिशन चली, कौन सी ट्रेडिशन चली कि उसमें जो लेडी थी, वुमन थी या बिलव्ड थी, उसकी क्या की जाती थी? वर्शिप की जाती थी, उसे गॉडेस की तरह माना जाता था, उसे उस तरह से इंपॉर्टेंस दी जाती थी। लेकिन यहां क्या होता है? हियर द पोइट जॉन डन ब्रेक्स the old patriarchal tradition and jeers or mocks at women's inconstancy। यहां पर जॉर्डन क्या करता है? जो पेट्रार्कन ट्रेडिशन है उस पेट्रार्कन ट्रेडिशन का मजाक उड़ाता है, उस पेट्रार्कन ट्रेडिशन को तोड़ देता है और उसके बाद में ये क्या करता है? जो फेयर सेक्स है या जो वुमन है उनकी फिकलनेस, उनकी इनकॉन्स्टेंसी है, उसके बारे में कमेंट करता है, उसका वो मजाक उड़ाता है। इस पॉइंट के अंदर आप देखोगे कि ये, अगर हम कहें कि पोएम, तो यहां पर एक चीज और ध्यान रखना आप कि ये क्या है? ये सॉन्ग है। इसे क्या माना जाएगा? इसे सॉन्ग माना जाएगा, ये सॉन्ग कहा जाता है। लेकिन सॉन्ग के अंदर जो मेलोडी होती है वो मेलोडी यहां पर हमें नजर नहीं आती, बल्कि यहां क्या होता है? यहां पर हमें जॉर्डन एक क्लेवर लॉयर की तरह दिखाई देता है। एंड टू prove his point of view he gives example after example। एक एग्जाम्पल के बाद वो दूसरा एग्जाम्पल देता है, दूसरे के बाद तीसरा देता है। इस तरह से हमारे सामने एक वो लिस्ट तैयार कर देता है, किसके लिए? अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए। यहाँ एक क्लेवर एडवोकेट है, उस क्लेवर एडवोकेट की तरह हमारे सामने जॉर्डन आता है और अपनी बात को रखता है। यहां पर क्या करता है? जॉर्डन है वो जॉर्डन मॉक करता है, जॉर्डन कमेंट करता है, किसके ऊपर? वुमन के ऊपर। और ये कहता है कि एक ऐसी लेडी जो फेयर है वो फेथफुल नहीं हो सकती। फेयर और फेथफुल ये दोनों क्वालिटी है, ये दोनों क्वालिटी एक लेडी के अंदर नहीं हो सकती। ये कौन कहता है? ये जॉन डन कहता है। जॉन डन कहता है कि एक लेडी जो फेयर होगी, जो ब्यूटीफुल होगी, शी विल बी द सेंटर पॉइंट ऑफ मैनी पीपल्स एडमायरेशन and so she will often change her love one person to other person। कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में उसका लव क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि वो फेयर होगी, ब्यूटीफुल होगी और वो अट्रैक्शन का लोगों के क्या होगी? सेंटर होगी। लोग उससे अट्रैक्ट होंगे और यही अट्रैक्शन, यही ब्यूटी क्या करेगी? उसे एक लवर से दूसरे लवर में शिफ्ट कर देगी। और अगर कोई लेडी अगली है तो वो अगली लेडी है वो फेथफुल हो सकती है, किसके प्रति? एक लवर के प्रति। क्यों? क्योंकि उसकी एडमायरेशन करने वाले ज्यादा लोग नहीं होंगे। इसीलिए वो कहता है कि जो लेडी फेयर होगी वो लेडी फेथफुल नहीं हो सकती। तो यहाँ पूरी पॉइंट के अंदर अपनी इसी बात को वो रखता है और इसी बात को हमारे सामने वो प्रूव करता है। इस पूरी पॉइंट के अंदर इसी चीज को दिखाया गया है। आपको यहाँ क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो आपको ध्यान रखना है who is considered the metaphysical poet, founder of the metaphysical school of poetry। क्या आ जाएगा? जॉन डन आ जाएगा। और जॉन डन के अलावा और कौन से मैन पोइट हैं? एंड्रू मार्वेल है, अब्राहम कॉवले है, ठीक है, क्रैशू है। ये कौन से आते हैं? ये मेटाफिजिकल पोइट के अंदर आते हैं। फिर हमें क्या ध्यान रखना है कि गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार है। ये क्या है? ये क्या है? ये सॉन्ग है। इसके अलावा हमें क्या ध्यान रखना है कि गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार है, ये कौन से वॉल्यूम में पब्लिश हुआ?
कौन से वॉल्यूम में हुआ? सॉन्ग्स और सोनेट, ये वॉल्यूम था, इस वॉल्यूम के अंदर ये पब्लिश हुआ था। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पोइट जो पेट्रार्कन ट्रेडिशन है वो पेट्रार्कन ट्रेडिशन को तोड़ देता है, और पेट्रार्कन ट्रेडिशन को तोड़कर ये क्या करता है, फेयर सेक्स है उसके ऊपर कमेंट करता है, उसकी फिकलनेस के ऊपर, उसकी इनकॉन्स्टेंसी के ऊपर कमेंट पास करता है। अब तक जो ट्रेडिशन थी, जो ट्रेडिशन चली आ रही थी वुमन वर्शिप की, उस ट्रेडिशन को ये क्या कर देता है, ये तोड़ देता है, ये छोड़ देता है। और इस यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना है कि सॉन्ग्स और सोनेट्स हैं, ये पब्लिश किसने करवाए थे, ये वॉल्यूम पब्लिश कैसे हुई थी, ये जॉर्डन का बेटा है, उस बेटे ने पब्लिश करवाई थी। जॉर्डन है उसकी डेथ हो चुकी थी, उसके बाद में इस वॉल्यूम का पब्लिकेशन हुआ था, और उसी वॉल्यूम के अंदर, इसी वॉल्यूम के अंदर ये पोइम आई थी, कौन सी? गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, फॉलिंग स्टार। तो अब हमने इसके बारे में जो बेसिक बातें थी रिलेटेड टू जॉर्डन एंड मेटाफिजिकल पोइट एंड द मीनिंग ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री और मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री, उसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस की थी। और अब हम जो पोइम का टेक्स्ट है उस टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे, उसे हम रीड करेंगे और उसका मीनिंग है वो मीनिंग क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे। तो अब हम टेक्स्ट देखते हैं इस पोइम का। हाँ फ्रेंड्स, अब हम आगे टेक्स्ट के बारे में देखते हैं। मैंने टेक्स्ट बोर्ड के ऊपर लिख दिया है। यहाँ पर कुछ मीनिंग्स हैं, वो मीनिंग्स आपको डिफरेंट लगेंगे क्योंकि वो एंशिएंट वर्ड हैं, आर्केइक वर्ड हैं, जो ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर है वही वर्ड है। चलो हम अब टेक्स्ट की बात करते हैं। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ये किस में से लिया हुआ है, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में से लिया हुआ है, वॉल्यूम का नाम ये है। और सॉन्ग्स और सोनेट्स है, इसके अंदर कितनी पोइम है? 55 पोइम्स हैं। और ये पब्लिश कब हुई थी? 1633 के अंदर। किसने पब्लिश करवाई थी? ये जॉर्डन के सन ने पब्लिश करवाई थी। जॉर्डन है उसकी डेथ होने के बाद में उसके बेटे ने उसकी ये वॉल्यूम है पोइम से ये पोइम पब्लिश करवाई थी। अब हम टाइटल देखते हैं। टाइटल क्या है पोइम का? गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। अब यहाँ पर पहली बात नोट करने वाली है कि यहाँ पर पोइट है, वो पोइट थर्ड पर्सन को कह रहा है, या यू कैन से दैट द पोइट इज चैलेंजिंग टू द रीडर। रीडर है उसे चैलेंज कर रहा है कि तुम जा सकते हो और तुम ये काम कर सकते हो, तुम्हें मैं चैलेंज करता हूँ। ठीक है, पहली लाइन में वो क्या कहता है? अब यहाँ गो, ये स्पेलिंग क्या है? ये स्पेलिंग ओल्ड है। ठीक है, आप इसे नई स्पेलिंग की तरह समझिए, गो की तरह समझिए। गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। पहला की क्या क्या कहता है? गो, जाओ, एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, और एक गिरते हुए तारे को पकड़ो। यू ऑल नो दैट इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू कैच अ फॉलिंग स्टार। सो इन द फर्स्ट सेंटेंस द पोइट हैज गिवन अस a task which is impossible to fulfill, impossible to complete। पहली लाइन में इसने कह दिया कि जाओ और जाकर एक तारे को पकड़ो। कौन से तारे को? गिरते हुए तारे को। दूसरी लाइन में गेट विद चाइल्ड। अब इस लाइन को आप ऐसे पढ़िए, गेट चाइल्ड विद, इस तरह से इस लाइन को आप पढ़ के देखिए। गेट चाइल्ड, गेट प्राप्त करो, चाइल्ड बच्चा, विद से या साथ में, किससे? ए मैंड्रेक रूट, एक मैंड्रेक पौधे की जड़ से। रूट भी यहाँ क्या है? ओल्ड स्पेलिंग है, ये ध्यान रखिए आप। न्यू स्पेलिंग क्या है? यही होगी। ठीक है, मैंड्रेक क्या है? एक्चुअली मैंड्रेक एक प्लांट है। ठीक है, पॉइजनस प्लांट है ये। और उसकी शेप कैसी होती है? इसकी शेप होती है इस तरह की। ठीक है, इस तरह की ये शेप होती है इसकी।
और दूर से जब इसे देखा जाता है मैंड्रेक प्लांट को, तो ऐसा लगता है कि किसी छोटे बच्चे की शेप दिखाई देती है। तो यहाँ पर ये हमें कहता है कि गेट चाइल्ड विद ए मैंड्रेक रूट, कि जाओ और मैंड्रेक की जो जड़ है उस जड़ से एक चाइल्ड प्राप्त करो, एक बच्चा प्राप्त करो। और ये भी क्या है, ये भी क्वाइट इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि रूट है, वो रूट चाइल्ड है, उस चाइल्ड से रिजेंबल जरूर करती है, समानता जरूर रखती है, बट वी कैन नॉट गेट ए चाइल्ड विद मैंड्रेक रूट। हम उससे बच्चा प्राप्त नहीं कर सकते। इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। ये बिल्कुल क्या है, इम्पॉसिबल है। अब थर्ड लाइन में ये क्या कहता है, टेल मी, ये कहता है मुझे बताओ, वेयर ऑल द पास्ट ईयर्स आर, कि सारे जो पास्ट ईयर्स हैं वो पास्ट ईयर्स कहाँ चले गए। तो जो पास्ट ईयर्स हैं वो कहाँ चले गए, वी कांट टेल अबाउट देम because they have already become the part and portion of past। हम उनको सर्च नहीं कर सकते वो कहाँ चले गए, ये बताना क्या है, इम्पॉसिबल है। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या बोलता है, और क्या आ गया, आप टेल मी अंडरस्टूड है ये, ठीक है, इसका मतलब क्या है, और टेल मी, और मुझे बताइए, हु क्लेफ्ट, क्लेफ्ट किससे बना हुआ है, क्लेफ्ट बना हुआ है क्लीव से। क्लीव का मतलब क्या होता है, स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, चीर देना, फाड़ देना। टेल मी हु क्लेफ्ट, और कहता है मुझे बताओ किसने चीरा, द डेविल्स फूट, शैतान के पैरों को। जो अपनी मैथोलॉजी है, ओल्ड मैथोलॉजी है या क्रिश्चियन मैथोलॉजी की हम बात करते हैं, तो उसमें ये माना जाता है कि जो डेविल है उसके डेविल के पैर क्या होते हैं, चीरे हुए होते हैं। जैसे आप एनिमल्स के पैर देखते हो तो उनके पैरों के अंदर दरार होती है। पैरों का मतलब क्या है, जो खुर है उनके बीच में दरार होती है। उसी तरह से माना जाता है कि डेविल है, उस डेविल के पैरों के बीच में भी क्या है, दरार है। उसके पैर या उसके खुर या उसका तलवा कह सकते हो आप, वो क्या है, चीरा हुआ है। तो इसके बारे में बताना भी क्या है, इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये तो स्टोरी से रिलेटेड है एंड वी हैव नो प्रूफ अबाउट इट। हमारे पास में इसके बारे में कोई भी प्रूफ नहीं है कि उसके पैर किसने चीरे। ये सिर्फ क्या है, कहानियां हैं या पौराणिक हमारी कथाएं, उनके अंदर लिखा हुआ है, क्रिश्चियन मैथोलॉजी के अंदर ये लिखा हुआ है। तो हम इसके बारे में श्योरली नहीं कह सकते कि किसने उसके पैरों को चीरा। तो ये भी बताना क्या है, इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट लाइन में पोइट क्या बात करता है, टीच मी, कहता है कि मुझे बताओ या मुझे सिखाओ। टू हियर, ये ओल्ड स्पेलिंग है, यहां पर भी आप न्यू स्पेलिंग HEAR, ये देखिए, हियर मरमेड सिंगिंग। मरमेड किसे कहा जाता है, हिंदी के अंदर अगर आप देखो तो मरमेड कहा जाता है जल परियों को। इसके बारे में क्या माना जाता है, ये फैबुलस क्रिएचर माने जाते हैं, फैबुलस क्रिएचर, हाफ फिश, हाफ वुमन और हाफ क्या माने जाते हैं, फिश माने जाते हैं। ठीक है, मरमेड्स क्या है, मरमेड्स आर इमेजिनरी फैबुलस क्रिएचर, हाफ वुमन एंड हाफ फिश। ऐसा माना जाता है कि मरमेड्स हैं वो मरमेड आदि अपर पार्ट इनका क्या होता है, वुमन का होता है, लेडी का होता है, और लोअर पार्ट किसका होता है, फिश का होता है। और ये क्या होती है, फैबुलस होती है क्या, ये इमेजिनरी है, काल्पनिक है। और यहाँ पर पोइट क्या बात कर रहा है कि मुझे उनका जो गाना है उसे सुनना सिखाओ। ये माना जाता है कि मरमेड्स हैं, उनकी सिंगिंग, उनका गाना बहुत ही मेलोडियस होता है, टचिंग होता है। बट एक्चुअली व्हेन दे आर ओनली इमेजिनरी क्रिएचर्स, हाउ ए पर्सन कैन हियर देयर मेलोडियस सिंगिंग, मेलोडियस सॉन्ग्स। जब वो काल्पनिक है तो उनके गाने सुनना क्या है, इम्पॉसिबल है। तो यहां फिर हमें इसने कौन सी टास्क दे दी, पोइट ने इम्पॉसिबल टास्क दे दी। और टू कीप ऑफ, कीप ऑफ का मतलब क्या होता है, दूर रखना, सेपरेट रखना। और कहता है, और यहां भी आप अंडरस्टूड समझिए, यहां क्या लिखा हुआ मान लीजिए आप, टेल मी, और टेल मी या टीच मी ले लीजिए आप।
और टीच मी। टू कीप ऑफ, और ये कहता है कि मुझे सिखाइए, क्या सिखाइए? कीप ऑफ, दूर रहना। किससे दूर रहना? एनवीज। एनवी का मतलब क्या है? ईर्ष्या, जेलसी। स्टिंग, स्टिंग का मतलब क्या होता है? डंक या पेन, आप कह सकते हो पेन। कि एनवी है, ईर्ष्या है, उस ईर्ष्या के दर्द से, पेन से मुझे दूर रहना सिखाओ। आप जानते हो कि एनवी है, ईर्ष्या है, वो ईर्ष्या से दूर रहना क्या है? इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर an ordinary man to keep himself or herself far away from the feeling of jealousy or envy for the others। चाहे हम कितने भी अच्छे हैं, लेकिन दूसरों के प्रति हमारे मन में कहीं न कहीं, कभी न कभी एनवी की, जेलसी की फीलिंग आ जाती है। एक जो ऑर्डिनरी आदमी है उसकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। अगर कोई सेंट है, प्रीस्ट है या होली पर्सन है, दे आर एक्सेप्शन, हियर वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट एन ऑर्डिनरी मैन, ऑर्डिनरी पर्सन। कि एक आदमी है, उस आदमी को ईर्ष्या से दूर कैसे रखा जाए। कहता है कि मुझे ये सिखाओ कि मैं कैसे ईर्ष्या से दूर रह सकूं। और एक कॉमन पर्सन के लिए एनवी से दूर रहना भी क्या है? क्वाइट इम्पॉसिबल है। तो ये भी टास्क इसने कौन सी दी है? वो टास्क दी है दैट इज इम्पॉसिबल टू फुलफिल और कंप्लीट, जिसे पूरा करना क्या है? इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट ये क्या कहता है? एंड फाइंड, और कहता है कि पता लगाओ व्हाट विंड। अब ये विंड है, ये भी क्या है? ओल्ड स्पेलिंग है, ठीक है, WIND ये स्पेलिंग होगी। ये ओरिजिनल जो टेक्स्ट आप देखोगे उसमें आपको ओल्ड स्पेलिंग्स मिलेगी। एंड फाइंड, और पता लगाओ व्हाट विंड, कौन सी हवा, कौन सा एनवायरमेंट, कौन सी जगह। सराउज, सराउज का मतलब क्या है? बनाना, मेक कह सकते हो आप। टू एडवांस, एडवांस का मतलब क्या है? आगे, अधिक। ऑनेस्ट माइंड, जो माइंड है पर्सन का, उसे ऑनेस्ट, कौन सी हवा, कौन सा एनवायरमेंट, कौन सा क्लाइमेट, कौन सी जगह है जिससे कि आदमी क्या हो जाता है? ऑनेस्ट बन जाता है या उसकी ऑनेस्टी बढ़ जाती है। और ये भी क्या है? ये भी बताना इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है। और ये हम कह सकते हैं कि सर्कमस्टांसिस पर डिपेंड करता है, बर्थ ऑन को वर्च्यूज पर डिपेंड करता है, आदमी की मेंटेलिटी पर डिपेंड करता है, वेदर ही इज ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट, ठीक है। हम पर्टिकुलर ये नहीं बता सकते कि उस जगह पर जाने से या वहां जाने से वो क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट हो जाएगा। तो ये बताना भी क्या है? इम्पॉसिबल है। तो यहां पर क्या कर दिया इसने? हमें ये इम्पॉसिबल जो टास्क हैं, जो जॉब्स हैं, जो वर्क्स हैं, उनकी लिस्ट दे दी। और वो कहता है कि यदि तुम ये कर सकते हो, ऐसा अगर तुम्हारे अंदर एबिलिटी है, क्वालिटी है, तो मुझे इसके बारे में बताइए। अब यहाँ पर अपने थोड़ा सा डिस्कस राइम स्कीम के बारे में भी कर लें, क्योंकि राइम स्कीम के बारे में पूछा जाता है कि व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा या पोइम। इसकी राइम स्कीम पूछ लेते हैं। तो राइम स्कीम इसकी क्या है? देखिए आप, स्टार, इसे हमने क्या कर दिया? ए मान लिया। रूट, इसका साउंड डिफरेंट है इससे, तो इसे हमने क्या मान लिया? बी मान लिया। फिर क्या आ गया? फिर यहां आ गया अगले में ए, आर। ये लाइन खत्म होगी, देखिए ओरिजिनल टेक्स्ट है उसके अंदर ये लाइन अपने खत्म होगी। आर, हाँ। फिर फुट, फुट और रूट, ठीक है। स्टार और यहां क्या आ गया? आर। ये दोनों सेम साउंड कर रहे हैं, इसको हमने ए माना, इसको भी क्या मान लिया? ए मान लिया। रूट और फुट, इन दोनों को हमने क्या मान लिया? बी मान लिया। पहली लाइन 4 लाइनों की क्या होगी? ए बी, ए बी। फिर नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में लास्ट क्या है? सिंगिंग, इसका डिफरेंट साउंड है, इसे हमने सी मान लिया। फिर स्टिंगिंग, इसका साउंड डिफरेंट है, इसे हमने क्या मान लिया? सी मान लिया।
अब नेक्स्ट लाइन क्या है, एंड फाइंड, डे का साउंड आ रहा है, डी का, इसे हमने डिफरेंट मान लिया, क्या मान लिया, डी मान लिया। और फिर क्या आ गया, वाइंड, वाइंड नहीं, ये क्या है, विंड, तो इसका साउंड भी क्या है, फाइंड और वाइंड सेम है, इसे भी हमने क्या मान लिया, डी मान लिया। तो यहां पर इस स्टेंजा की जो फर्स्ट स्टेंजा है, इस स्टेंजा की राइम स्कीम क्या होगी, ए बी सी सी, और आगे क्या होगा, डी डी और डी। ठीक है, ये क्या है, ये इसकी यहां पर राइम स्कीम होगी। तो ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि राइम स्कीम है, इसकी राइम स्कीम क्या है। तो यहां पर हमने इसकी राइम स्कीम के बारे में बात कर ली। यहां पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसके पैर चीरने की बात की जा रही है, डेविल के। सॉन्ग्स किसकी बात की जा रही है, मरमेड्स की। मैंड्रेक क्या है, इट इज ए पॉइजनस प्लांट, और ये किससे रिजेंबल रखता है, एक चाइल्ड की शेप से रिजेंबल रखता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे की लाइन कौन सी है, देखिए यहां पर तो इसने क्या रखे थे, इम्पॉसिबल टास्क रखा था। अब ये नेक्स्ट लाइन में क्या कहता है, इफ दाउ बेस्ट बॉर्न, बेस्ट बॉर्न का यहां पर मतलब क्या है, बेस्ट बॉर्न का यहां पर मतलब है बॉर्न विथ स्पेशल वर्च्यूज और क्वालिटीज, कि यदि तुम्हारा जन्म हुआ है किसके साथ में, स्पेशल वर्च्यूज के साथ में, स्पेशल क्वालिटीज के साथ में, जो नॉर्मली या कॉमन ह्यूमन बींग्स के अंदर नहीं होती, अगर ऐसी क्वालिटीज के साथ में तुम्हारा जन्म हुआ है, टू स्ट्रेंज साइट, कि तुम स्ट्रेंज साइट है, अजीब दृश्य है, उन्हें भी तुम देख सकते हो, कि जो साइट स्ट्रेंज है, जिन्हें दूसरे लोग नहीं देख सकते, और उन्हें उसे भी तुम देख सकते हो, अगर ऐसी क्वालिटी के साथ में तुम्हारा जन्म हुआ है। अब यहाँ एलिट्रेशन का यूज हुआ है, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है, स्ट्रेंज साइट, एस एस रिपीट हो रहा है, ये क्या एलिट्रेशन है, कि यदि तुम स्पेशल क्वालिटी के साथ में तुम्हारा बर्थ हुआ है, कि तुम अजीब साइट है, स्ट्रेंज साइट है, उसे भी देख सकते हो, थिंग्स इनविजिबल टू सी, और यहां तक कि जो थिंग्स, द थिंग्स और सीन्स और दैट आर इनविजिबल फॉर ऑर्डिनरी पर्सन कैन बी सीन और वॉच्ड बाय यू, कि अगर ऐसी चीजें जो दूसरे लोग नहीं देख सकते, जिनके लिए इनविजिबल है, अगर तुम उन्हें भी देख सकते हो, कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी क्वालिटी है कि तुम स्ट्रेंज साइट्स को देख सकते हो, इनविजिबल थिंग्स को देख सकते हो। राइड 10,000 डेज एंड नाइट्स, डेज दिन, नाइट्स रात, राइड का मतलब क्या है, विजिट करना, सवारी करना, टूर पर जाना। तो कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर ये स्पेशल वर्च्यूज हैं, क्वालिटीज हैं, तो कहता है कि तुम टूर पर जाओ, कितने, 10,000 डेज एंड नाइट, 10,000 दिन और रात तक लगातार क्या करो, तुम टूर करो, किसका टूर करो, पूरे वर्ल्ड का टूर करो, टिल एज, और जब तुम ये इतना टूर करोगे 10,000 डेज और नाइट का, तो कहता है कि तुम्हारी एज है, वो एज क्या कर देगी, स्नो, बर्फ जैसा, वाइट, सफेद कर देगी, हेयर्स, बालों को, ऑन दी, किसके, तुम्हारे, कि तुम्हारे सिर के ऊपर जो बाल हैं, उन बालों को एज क्या कर देगी, सफेद कर देगी, किस, कब, अगर तुम 10,000 डेज और नाइट की क्या करते हो, जर्नी करते हो, विजिट करते हो। और ये कब करो तुम, ये कहता है कि इफ यू हैव स्पेशल वर्च्यूज इवन टू सी स्ट्रेंज साइट्स एंड द थिंग्स which are invisible to see by an ordinary person, if you have these qualities, then the poet suggests such a person that he should start a tour of 10,000 days and night, and when he will complete that tour of 10,000 days and night, till age will turn his black hair into white, कहता है तब तक उम्र है उसके काले बालों को किसमें कर देगी, सफेद बना देगी, कि तुम 10,000 दिन और रात की यात्रा करो और पूरे वर्ल्ड का टूर लगाओ, और इतनी यात्रा करोगे तो उम्र है वो तुम्हारे बालों को क्या कर देगी, सफेद कर देगी, बर्फ जैसा। अब यहाँ पर आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ जो है राइट 10,000 डेज एंड नाइट
स्टिल ए स्नो वाइट हियर ऑन दी, यहां किसका यूज हुआ है, यहां हाइपरबली का यूज हुआ है। हाइपरबली क्या है, ये एक लिटरेरी टर्म है, आप जानते हो हिंदी में इसे क्या बोल देते हैं, अतिशोक्ति बोल देते हैं। जब किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, हाइपरबली बोलते हैं। यहाँ पोइट कहता है कि 10,000 डेज और नाइट तक तुम टूर करो, तो टूर करना भी इतना क्या है, पॉसिबल नहीं है। और टूर करने के बाद में भी बाल हैं वो स्नो जैसे वाइट हो जाएंगे, ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो इसने अपनी बात को हाईलाइट करने के लिए उसे क्या कर दिया, बढ़ा चढ़ाकर हमारे सामने एक्सप्रेस कर दिया, पेश कर दिया। तो यहाँ पोइट ने किसका यूज किया है, हाइपरबली का यूज किया है। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, दाऊ, दाऊ का मतलब क्या है, दाऊ का मतलब होता है यू, ठीक है, दाऊ का मतलब क्या है, यू है। यहां आपको ध्यान है कि दी, दाऊ और दाई या दाइन ये पोइट्री में यूज होते हैं। दी का मतलब क्या है, यू से मतलब है, दाऊ का मतलब भी क्या है, यू से, और दाई या दाइन का मतलब क्या है, योर से है। दी इसका हम यूज करते हैं जब हम सब्जेक्ट बनाते हैं इसे, ठीक है। दाऊ जब इसे क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। दाई और दाइन जब इसका यूज किस में करते हैं, पजेसिव में करते हैं, ठीक है। कर्ता रूप में दी लिखा जाता है, ऑब्जेक्टिव रूप में, कर्म रूप में दाऊ लिखा जाता है, और दाई या दाइन किस में आता है, पजेसिव में, अधिकार जताने के लिए। अब नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं अपने, दाऊ, व्हेन दाऊ रिटर्न्स, ये यहां पर ये भी क्या है, ओल्ड स्पेलिंग है, यहां आप इसे रिटर्न ही समझिए, रिटर्न, लौटना। व्हेन दाऊ रिटर्न ये कहता है कि जब तुम वापस लौटोगे, विल टेल मी तब तुम मुझे बताओगे, किसके बारे में बताओगे, ऑल स्ट्रेंज वंडर, सारे अजीब रहस्यों के बारे में, दैट बिफेल दी, दी का मतलब क्या है, यू, बिफेल का मतलब क्या होता है, हैपन, अक्कर, घटित होना। कहता है कि जब तुम ये पूरा टूर कर लोगे 10,000 डेज और नाइट का, और जब तुम वापस लौटोगे तो एक लंबा टाइम हो चुका होगा, और जब तुम वापस लौटोगे तो तुम मुझसे मिलोगे और तुम मुझे बताओगे, किसके बारे में बताओगे, उन सारे वंडर्स के बारे में बताओगे, स्ट्रेंज वंडर्स के बारे में जो तुम्हारे साथ क्या हुए, घटित हुए। स्ट्रेंज वंडर्स के बारे में वो क्यों बताएगा, बिकॉज he has born with special virtues, special qualities, and he has quality even to see strange sights and invisible things that an ordinary man cannot see or watch, जिन्हें एक सामान्य आदमी जिनको नहीं देख सकता उनको भी वो देखेगा, तो वो उन चीजों को देख लेगा जो दूसरों के लिए इम्पॉसिबल होगी, जो वंडरफुल होगी। और जब वो वापस आएगा, then when he will come back or return after finishing his journey, he will come to the poet and tell the poet about the wonders that took place during his journey. जो वंडर्स हैं जिनको उसने फेस किया, जो उसके जर्नी के समय आए, उन वंडर्स के बारे में वो क्या करेगा, वो बताएगा। किसे बताएगा, पोइट को बताएगा। अब यहां पर आप इस चीज का ध्यान रखोगे, एक तो इस लाइन का, राइट 10,000 डेज एंड नाइट, यहाँ किसका यूज हुआ है, हाइपरबली का यूज हुआ है, ठीक है। इस चीज का आप स्पेशल रूप से ध्यान रखोगे। और दाऊ दी ये क्या है, ये मैं आपको बता चुका हूं, मरमेड्स के बारे में बता चुका हूं, मैंड्रेक के बारे में बता चुका हूं, ठीक है। इन वर्ड्स का आप स्पेशल क्या करोगे, ध्यान रखोगे, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है व्हाट इज मैंड्रेक, मैंड्रेक क्या है, मरमेड्स क्या हैं, इनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। विच लिटरेरी टर्म इज यूज्ड इन द लाइन, इन लाइनों में कौन सी लिटरेरी टर्म का यूज हुआ है, इस तरह से पूछ लिया जाता है। तो इन चीजों को आप स्पेशल ध्यान रखिए। अब हम आगे का देखते हैं कि आगे की लाइनें क्या है, वो मैं बोर्ड के ऊपर लिख देता हूं, उसके बाद में आपको बता देता हूं कि आगे की लाइनें हैं। उन लाइनों के अंदर पोइट है, वो पोइट क्या कहता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी पूरी की पूरी पोएम है वो पूरी पोएम समझ आ जाएगी, क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा आपके। आगे की लाइनें अब हम देखते हैं।
हम्म। हाँ, आगे का अपने टेक्स्ट देखते हैं। अपने पीछे का टेक्स्ट पढ़ चुके हैं, अब आगे की लाइनें क्या है। पीछे हमने जो टेक्स्ट पढ़ा था उसमें अपने ने बात की थी कि पहले जो स्टार्टिंग की लाइंस है उनके अंदर पोइट हमें इम्पॉसिबल टास्क देता है, जो काम करने क्या है बहुत ही मुश्किल है, ये इम्पॉसिबल है, जो असंभव है। इसके बाद में वो कहता है कि यदि आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी है, यदि आप पैदा हुए हो, बर्थ बोर्न क्वालिटी है तुम्हारे अंदर ऐसी जिससे कि आप स्ट्रेंज हाइट्स देख सकते हो, इनविजिबल थिंग्स देख सकते हो, तो आप क्या करो, 10,000 दिन और रात तक पूरे वर्ल्ड का राउंड लगाओ। और जब आप राउंड लगाओगे और जब आप लौटोगे तो आप स्ट्रेंज साइट्स होगी उन्हें देखोगे और उसके बारे में मुझे बताओगे। यहां तक हमने कर लिया था। आगे की लाइन में क्या है, एंड स्वीयर, स्वीयर का मतलब क्या होता है, कसम खाना। और कहता है कि तुम स्ट्रेंज साइट्स देखोगे, इम्पॉसिबल थिंग्स देखोगे, एंड यू विल टेल मी अबाउट दी स्ट्रेंज साइट्स, इम्पॉसिबल थिंग्स विच विल हैपन ड्यूरिंग योर जर्नी। You will also tell me, inform me about these things, these invisible or impossible things, but still you will swear, कि फिर भी आप कसम खाओगे। क्या कसम खाओगे, nowhere lives, कहीं भी नहीं रहती, a woman, एक औरत, true, जो सच्ची हो, and fair, और जो ब्यूटीफुल हो। फेयर का यहाँ मतलब क्या है, ब्यूटीफुल। मतलब क्या है पोइट का यहाँ, कि ऐसी कोई लेडी तुम्हें पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगी, चाहे तुम 10,000 दिन और रात का राउंड लगा लो, विजिट कर लो, कोई भी लेडी, एक सिंगल लेडी भी नहीं मिलेगी जिसके अंदर ये दोनों की दोनों क्या हो, क्वालिटी हो, दोनों क्वालिटी हो। ऐसी एक भी लेडी आपको पूरे वर्ल्ड के अंदर नहीं मिलेगी। ये क्या है, ये आयरोनिकल कमेंट है, किसके ऊपर, लेडी सेक्स के ऊपर, फेयर सेक्स के ऊपर, ठीक है, लेडी के ऊपर ये क्या है, ये कमेंट किया है। और यहां पर पोइट है, उस पोइट का सीनिकल, स्टाइरिकल जो एटीट्यूड है, किसके लिए, फेयर सेक्स के लिए, वो हमारे सामने क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पोइट है, वो पोइट कमेंट करता है। क्या कमेंट करता है, कि एक ऐसी लेडी पाना वर्ल्ड के अंदर इम्पॉसिबल है जो ट्रू भी हो और फेयर भी हो। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द पोइट वी कांट गेट इवन ए सिंगल लेडी इन द होल वर्ल्ड हु हैव बोथ दीज वर्च्यूज, हु इज ट्रू, or sorry, who is true as well as beautiful. These two qualities, these two virtues cannot be found together in a single lady. It is quite impossible. The poet here mocks or jeers at the fair sex, commenting that it is impossible to find out a lady who is fair as well as beautiful. It means he is clearly commenting that a fair lady cannot be truthful or loyal to a single person, to her lover. अपने लवर के प्रति वो कभी भी फेथफुल नहीं हो सकती। कौन सी लेडी, जो लेडी क्या है, फेयर है, फेयर और ट्रू, ये दोनों वर्चूज एक जगह नहीं मिल सकते। ये कौन कह रहा है, पोइट कह रहा है। ये आयरोनिकल कमेंट है, उसके सिनिकल नेचर है, एटीट्यूड है, उसका यहाँ पर पता लगता है। नेक्स्ट लाइन में क्या बोलता है ये, इफ दाऊ, दाऊ इसका यहाँ मतलब क्या है, यू, इफ दाउ फाइंडेस्ट, फाइंडेस्ट का मतलब क्या, फाइंड वन, ये कहता है कि यदि तुम्हें एक ऐसी लेडी मिलती है, ये कहता है कि एक्चुअली तो ये क्या इम्पॉसिबल है, बट बाय चांस इफ यू कम अक्रॉस ए लेडी हु हैज दीज टू वर्च्यूज, लेट मी नो, देन यू शुड टेल मी अबाउट हर। तो कहता है कि तो मुझे उसके बारे में तुम बताना, कि यदि वाइद में तुम्हें ऐसी कोई लेडी मिल जाती है,
पूरी विजिट के दौरान जो ट्रू भी हो और फेयर भी हो, तो ऐसी लेडी के बारे में मुझे तुम बताना। सच ए पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज का मतलब क्या होता है? होली जर्नी। धार्मिक जो यात्रा की जाती है उसको क्या बोल देते हैं? पिलग्रिमेज। और धार्मिक यात्रा हम किसकी करते हैं? जो सेंट्स होते हैं उनकी करते हैं, जो गॉड गॉडेसेस होते हैं उनकी करते हैं। तो यहाँ पर वही बात कह रहा है ये, सच ए पिलग्रिमेज वर स्वीट। कहता है कि यदि वास्तव में वर्ल्ड में ऐसी कोई लेडी मिलती है तो तुम उसके बारे में मुझे बताना। और क्या होगा? आई विल गो टू मीट दैट पर्टिकुलर लेडी हु हैज दीज बोथ क्वालिटीज और वर्च्यूज, एंड such a journey will be equal to a pilgrimage. Why? Because such a lady will be equal to goddess herself. ये कहता है कि मुझे अगर ऐसी लेडी तुम्हें मिलती है तो उसके बारे में मुझे बताना, और मैं उससे मिलने जाऊंगा, और मैं उससे मिलने जाऊंगा। वो जर्नी पिलग्रिमेज की तरह होगी, क्योंकि ऐसी लेडी है, वो लेडी क्या होगी? गॉडेस के इक्वल होगी और वर्शिप के वर्दी होगी, एप्रिसिएशन के वर्दी होगी। और मैं उस लेडी को गॉडेस के इक्वल मानकर उससे मिलने जाऊंगा, उसकी वर्शिप करना चाहूंगा, उसे देखना चाहूंगा। यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ पोइट है, वो पोइट ऑनर दे रहा है। किसे ऑनर दे रहा है? उस लेडी को, जिस लेडी के अंदर ये दोनों क्वालिटीज हैं। और उसको किसके इक्वल रखता है? गॉडेस के इक्वल रख रहा है। लेकिन नेक्स्ट लाइन में क्या होता है? एट द नेक्स्ट मोमेंट द माइंड ऑफ द पोइट चेंजेस एंड ही चेंजेस हिज आइडिया टू विजिट सच ए लेडी। व्हाई? अगली लाइन में देखिए, yet do not, ये do है, yet do not, ये कहता है कि नहीं, I would not go, मैं नहीं जाऊंगा। अभी ये कह रहा था कि मैं क्या करूंगा? मैं ऐसी लेडी के पास जाना चाहूंगा, उससे मिलना चाहूंगा, क्योंकि वो किसके इक्वल होगी? गॉडेस के इक्वल होगी। बट एट द नेक्स्ट मोमेंट द माइंड ऑफ द पोइट चेंजेस एंड ही डिक्लाइन्स his own opinion and rejects his own journey. वह जाने से क्या कर देता है? मना कर देता है। वो कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। What is the reason behind it? ये नेक्स्ट लाइन में ये बता देता है रीजन। क्या रीजन है? Though at next door, ये डोर की स्पेलिंग है, ये ओल्ड स्पेलिंग है, ठीक है? ये है क्या? डोर। We might meet, ये कहता हो सकता है अगले ही दरवाजे पर हम मिल जाएं, कि मैं जाने की तैयारी करूं और थोड़ी देर पर तुम मुझे मिल जाओ, थोड़ी दूरी पर। दो she were true, और तुम मुझे बताओगे कि वो सच्ची थी। When you meet her, जिस समय तुम खुद उससे मिले थे। एंड लास्ट, और लास्ट में till you write your letter, तुमने उसे लेटर लिखे। Yet she, ये she ओल्ड स्पेलिंग है यहाँ भी, yet she will be, be ये भी ओल्ड स्पेलिंग है, बी ई है ये। कहता और जब तुमने उसे लेटर लिखे, yet she will be, और तब तक false, वह क्या हो चुकी होगी? झूठी हो चुकी होगी। मतलब कि अगर कोई लेडी ट्रू है और फेयर है तो उसकी ये दोनों क्वालिटियां कांस्टेंट नहीं होगी, इनकांस्टेंट होगी। लेडी है वो फिक्कल होती है बाय नेचर। ये कौन कह रहा है? जॉन डन कह रहा है। ये कह रहा है कि अगर मैं जाने का सोचूं और मैं घर से निकलूं तो तुम मुझे मिलोगे और तुम मुझे बताओगे कि पहले वो सच्ची थी, लेकिन जब तक उसे लेटर लिखे गए, yet she will be false, कि उससे मिले उस समय वो सच्ची थी, लेकिन जब लेटर लिखे तब तक वो क्या हो चुकी थी? फॉल्स हो चुकी थी। अर का मतलब क्या है? इसका मतलब है बिफोर। और आई कम, और इससे पहले कि मैं उससे मिलने आऊं। टू और थ्री का यहाँ मतलब है लवर्स, कि वो 2 या 3 लवर्स चेंज कर चुकी होगी। इसका मतलब कि यहाँ पर वो क्या करता है?
मॉक करता है, कमेंट करता है किसके ऊपर, फेयर सेक्स के ऊपर, और कहता है कि फेयर सेक्स है वो क्या होता है, फिक्कल होता है, इनकांस्टेंट होता है, और उनका लव है वो लव भी फिक्कल और इनकांस्टेंट होता है। तो वो कहता है कि कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए एक लेडी है जो ब्यूटीफुल है, वो ऑनेस्ट हो सकती है, लॉयल हो सकती है, ट्रू हो सकती है, किसके लिए, अपने सिंगल बिलविड के लवर के लिए, लेकिन कुछ ही टाइम के अंदर उसकी ऑनेस्टी है, उसकी लॉयल्टी है, उसकी फेथफुलनेस है, वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर पूरी पॉइंट के अंदर पोइट क्या करता है, पोइट आयरोनिकल कमेंट करता है किसके ऊपर, फेयर सेक्स के ऊपर, और वो कहता है कि एक लेडी जो ब्यूटीफुल भी है और जो ऑनेस्ट है वो ज्यादा समय तक ऑनेस्ट नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती, बिकॉज ए ब्यूटीफुल लेडी विल बी टारगेट और फोकस ऑफ मैनी पर्सन्स एंड सो शी विल सून टर्न हर साइड, शी विल सून चेंज हर लवर। तो यहाँ पर हमने इस पॉइंट के बारे में बात की, इसके टेक्स्ट के बारे में बात की, इसमें जो लाइनें हैं उन एक एक लाइनों को पढ़ा, क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर लाइन है वो लाइन पूछ ली जाती है कि लास्ट लाइन कौन सी है, ये पूछ लिया जाता है। आपने फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में देखा होगा, लास्ट लाइन पूछ ली जाती है, कई बार फर्स्ट लाइन पूछ ली जाती है, कई बार लिटरेरी टर्म कौन सी यूज हुई है ये पूछ लिया जाता है, कई बार इसमें जो वर्ड यूज हुए हैं वो वर्ड पूछ लिए जाते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, कई बार राइम स्कीम पूछ ली जाती है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये हमने टेक्स्ट है उस टेक्स्ट के बारे में बात की थी। अब इसके बाद हम इससे जो रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं उन पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम टेक्स्ट के बारे में बात कर चुके हैं पहले, अब हम कुछ जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में, उसके बारे में हम पॉइंट के बारे में बात करेंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मेटाफिजिकल पोइट में कौन कौन आते हैं, हर्बर्ट आता है, एंड्रू मावेल आता है, कॉले आता है और क्रैशू आता है, ठीक है। और एक अपने क्या हो गया, जॉन डन, ये आपको ध्यान है। ये किस में आते हैं, ये मेटाफिजिकल पोइट के अंदर आते हैं। और मोस्टली क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है कि मेटाफिजिकल पोइट कौन नहीं है इसमें, और ऑप्शन के अंदर इनके अलावा एक पॉइंट डाल दिया जाता है जो मेटाफिजिकल नहीं होता। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये क्या है, मेटाफिजिकल पॉइंट है। और जॉन डन है वो जॉन डन जैकोबियन एज है उससे संबंध रखता है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, मैं आपको ये पहले से बता चुका हूं कि जो मेटाफिजिकल पॉइंट है वो क्या करते हैं, विट का यूज करते हैं और फार फेस्ट इमेजेस का यूज करते हैं। इसके साथ मैंने आपको बताया था ये कंसीट का यूज करते हैं। कौन सी कंसीट का, मेटाफिजिकल कंसीट का यूज करते हैं। लैंग्वेज कौन सी मोस्टली होती है, कोलोक्वियल लैंग्वेज का यूज करते हैं। वर्ड्स कौन से यूज करते हैं, मोनोसिल्बिक वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, छोटे वर्ड यूज करते हैं, और सीधा सब्जेक्ट मैटर के अंदर क्या कर जाते हैं, जंप कर जाते हैं। ये इनकी क्या बताई थी, मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी। अब यहाँ पर एक और देखिए, जॉन डन है, इसकी बायोग्राफी लिखने वाला कौन था, ऐजाक वॉल्टन था। ऐजाक वॉल्टन है, इसने इसकी बायोग्राफी लिखी थी। जॉन डन की एक और कलेक्शन है जिसका नाम है होली सोनेट्स। होली का मतलब क्या होता है, होली का मतलब होता है प्योर, पायस, ठीक है, पवित्र। इसके अंदर कितने सोनेट है, 19 सोनेट है इसके अंदर। फिर पांचवा है, पांचवा क्या है, ये कोटेशन है पांचवी। इसमें क्या है, डिसिमिलर इमेजेस। डिसिमिलर का मतलब क्या, अलग अलग इमेजेस, प्रतीक या रूप, और डिस्कवरी ऑफ ऑकलेट रिजेम्बलेंस ऑफ थिंग्स, और खोज करना किनकी, ऑकलेट रिजेम्बल्स ऑफ थिंग्स की, एपरेंटली अनलाइक, जो पूरी तरह से स्पष्ट रूप से क्या होती है, अनलाइक होती है, अलग होती है। ये बात किसने कही थी जॉन डन के लिए, ये बात कही थी डॉक्टर जॉनसन ने। ये डॉक्टर जॉनसन के कहे हुए वर्ड हैं, किसके लिए, जॉन डन के लिए। फिर एक कोटेशन और आती है, एन एंजल लर्निंग फ्रॉम द क्लाउड, लीनिंग फ्रॉम द क्लाउड। ये बात किसने कही, ये बात भी ऐजाक ने कही,
ठीक है, ये ध्यान रखिए आप। फिर आगे इसमें एक चीज आपको जो ध्यान रखने वाली है वो क्या है, आप ओरिजिनल टेक्स्ट देखोगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि ये पोएम 3 स्टेंजा में बटी हुई है। 3 स्टेंजा है इसके। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मेनी स्टेंजास आर यूज्ड इन द पोएम, कितने स्टेंजा यूज किए गए, कितने स्टेंजा है, 3 स्टेंजास हैं। और फिर ये भी पूछा जा सकता है कि ईच स्टेंजा के अंदर लाइन कितनी है, हर स्टेंजा के अंदर कितनी है, 9 लाइन है। 9 लाइनें एक स्टेंजा के अंदर हैं और स्टेंजा कितने हुए, 3 यूज किए गए इसमें। राइम स्कीम है, राइम स्कीम मैं इसकी राइम स्कीम मैं आपको बता चुका हूं। फिर यहाँ क्या है, नेक्स्ट कोटेशन है, हियर लाइज किंग दैट रूल्ड एज ही थॉट फिट यूनिवर्सल मोनार्क ऑफ विट। ये लाइन, मोनार्क का मतलब क्या होता है, मोनार्क का मतलब भी किंग होता है। ये लाइन किसकी है, ये लाइन भी एजाक की है। ये लाइन भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। कुछ लाइंस हैं, ये लाइंस क्या है, इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम के अंदर ऐसी कोटेशंस पूछ ली जाती है कि जॉन डन के बारे में ये लाइनें किसने कही थी। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए, ए थॉट टू डन वाज एन एक्सपीरियंस, कि एक जो विचार था वो डन के लिए एक एक्सपीरियंस था। इट मॉडिफाइज हिज सेंसिबिलिटी, और इसने यह विचार उसकी सेंसिबिलिटी को मॉडिफाई या परिवर्तित कर देता था। ये किसने कहा, ये इलियट ने कहा। टीएस इलियट है पोइट, उसने ये बात कही थी किसके लिए, जॉन डन के लिए। और इसके बाद में नेक्स्ट लाइन हम देखते हैं, द मेटाफिजिकल पोइट्स वर मैन ऑफ लर्निंग। लर्निंग का यहां मतलब क्या है, नॉलेज। कि मेटाफिजिकल जो पोइट थे वो नॉलेज रखने वाले आदमी थे। एंड टू शो देयर लर्निंग, और अपनी नॉलेज दिखाने के लिए, अपना नॉलेज दिखाना, देयर होल एंडेवर, अपने नॉलेज को दिखाने की कोशिश करते थे। किससे, अपने पूरे एंडेवर से। एंडेवर का मतलब क्या, प्रयास से, कोशिश से। कि वो मैन थे, कौन से मैन थे, लर्निंग वाले, इंटेलिजेंट पर्सन थे, लर्नड पर्सन थे, नॉलेज रखने वाले पर्सन थे, विट्टी पर्सन थे। और हमेशा उनकी ये कोशिश रहती थी, इट वॉज ऑलवेज देयर एफर्ट टू शो देयर लर्निंग, नॉलेज और विट विद द मीडियम और सोर्स ऑफ देयर पोइम्स। अपनी पोइम के माध्यम से वो अपना ज्ञान है, लर्निंग है, उसको दिखाने का वो प्रयास करते थे। ये लाइन किसने कही, ये लाइन हम कही है डॉक्टर जॉनसन ने। ठीक है, डॉक्टर जॉनसन है, उन्होंने क्या है, उन्होंने ये लाइन कही है किसके लिए, मेटाफिजिकल जो पोइट्स हैं उन पोइट्स के लिए। फिर मैं आपको बता चुका हूं कि ड्राइडन है, ड्राइडन वाज द फर्स्ट पोइट हु यूज्ड द वर्ड मेटाफिजिक्स। उसी ने पहली बार मेटाफिजिक्स वर्ड है, उस वर्ड का यूज किया था। एंड इट वाज ड्राइडन हु फर्स्ट टाइम said that John Donne affects metaphysics, जिसने पहली बार कहा था कि जॉन डन है, वो जॉन डन क्या करता है, मेटाफिजिक्स को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। और यहाँ जॉन डन है, इसकी बिलविड है, इसका नाम क्या था, एन मूर। एन मूर कौन थी, जॉन डन की बिलविड थी। फिर यहाँ हमने एक बात और की थी कि गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार है क्या, ये सॉन्ग है। तो ये कुछ पॉइंट है जो पॉइंट आपको ध्यान रखने चाहिए। एग्जाम के लेवल से अगर हम देखें तो ये पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर पूछे जाते हैं। फिर आप जब भी पॉइंट पढ़ते हो, टेक्स्ट पढ़ते हो, तो आपको एक एक वर्ड पढ़ना चाहिए। क्योंकि एग्जाम्स के अंदर अक्सर जो वर्ड्स हैं उनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो आज मैंने पूरी कोशिश की थी कि पॉइंट है, इस पॉइंट को पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया जाए, लाइन टू लाइन नहीं, सेंटेंस टू सेंटेंस नहीं, बट इवन टू वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की थी। और जो जो इम्पोर्टेंट वर्ड थे, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, वो सारे आपके सामने रख दिए, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। So I hope you will like the video. Thanks a lot.